हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज़ योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। आप आज जो भी करेंगे ना, उसी से आपका भविष्य बनने वाला है। आने वाले कल का इंतज़ार करते रहेंगे तो उससे आपका भविष्य नहीं बनेगा, बल्कि जो आज आपके हाथ में है वो समय भी चला जाएगा। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि तो तूफान आने वाला है, तूफान आ चुका है तब आप उस चीज़ की तैयारी करने लगे। तूफान आने से पहले ही आपको पता है अगर कि आने वाला है तो आप उसकी तैयारी पहले ही करेंगे ना, राइट। तो आज का दिन जो आपके पास में है उसको फुल्ली यूटिलाइज करो और आगे आने वाले समय को अपने सुधार लो, अपना भविष्य बदल लो। जो आप पाना चाहते हो वही हासिल कर पाओगे आप। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। The sentence stand that it is unable to commit itself to a timeline for restoration of statehood for Jammu and Kashmir is quite disappointing। अब आपको पता है आर्टिकल 370 हटाया गया था, 370A, जिसके तहत जम्मू और कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा, स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिया गया था, जिसके तहत उनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका अपना एक फ्लैग था इंडिया में, और किसी भी स्टेट के पास में इस तरीके की प्रिविलेज नहीं है जिस तरीके की जम्मू एंड कश्मीर में थी। तो उसको हटा दिया गया। अब उसके बाद में जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज, 2 यूनियन टेरिटरीज का स्टेटस दे दिया गया, जिसके ऊपर बोला गया था कि जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, क्योंकि ये जो यूनियन टेरिटरीज का स्टेटस है ये परमानेंटली नहीं है, तो इसको जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो वापस फुल स्टेटहुड का स्टेटस दे दिया जाएगा। तो अभी वही कह रहे हैं कि सेंटर का जो अभी स्टैंड है कि भाई इस वक्त हम कोई भी एक फिक्स टाइमलाइन नहीं बता सकते, एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं बता सकते कि कब तक जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड का जो स्टेटस है वो रिस्टोर हो पाएगा, यानी कि वापस बरकरार हो पाएगा, बहाल हो पाएगा। वो हम अभी उसके लिए कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं दे सकते। ये सेंटर का जो तर्क है ये बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग है, बड़ा ही निराश करने वाला है। 4 years after the state's status was downgraded to that of a union territory, पूरे 4 साल पहले जब इस स्टेट का जो स्टेटस है वो डाउनग्रेड यानी कि कम कर दिया गया था, कितना कहाँ पे पहुंचा दिया गया था, यूनियन टेरिटरी के स्तर पर पहुंचा दिया गया था। All that the union government can say about it now is that the status as union territory is temporary and that it is taking steps towards making J&K a complete status। तो उसके बाद में अब तक सिर्फ सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वो केवल यही बात दोहरा रही है और कह पा रही है कि भाई अभी के लिए तो हमने उसको यूनियन टेरिटरी बना रखा है, लेकिन वो परमानेंट स्टेटस नहीं है, वो टेम्पररी स्टेटस है, और हम कदम उठा रहे हैं कि उसको कंप्लीट स्टेटस का दर्जा, स्टेट का दर्जा मिल जाए। बट कब तक कर पाएंगे, क्या कदम उठा रहे, उनके ऊपर क्लैरिटी नहीं है। When queried by the Supreme Court bench, जब उनसे सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सवाल पूछा, which is hearing the challenge to the abrogation of J&K special status, abrogation मतलब कि हटाना, निरस्त करना, तो बोल रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल पूछा जो कि अभी जो J&K का स्पेशल स्टेटस को हटाया गया था उसके ऊपर जो उनको चैलेंज किया गया है, उसकी हियरिंग चल रही है, यानी कि सरकार ने स्टेटस हटाया, किसी व्यक्ति ने उस स्टेटस को चैलेंज कर दिया कि भाई ये हटा नहीं सकते, ये असंवैधानिक तरीके से उन्होंने हटाया है, उसको चैलेंज कर दिया। अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर ली है, चल रही है, जिसके तहत उन्होंने सरकार से सवाल पूछा अंडर द आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट अ टाइमलाइन, कि भाई टाइमलाइन बताओ फॉर द रिटर्न ऑफ द स्टेटहुड, कि ये कंप्लीट स्टेटहुड के स्टेटस में कब आ जाएगा। द सॉलिसिटर जनरल क्या होते हैं, देश के प्रमुख वकील होते हैं जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनको बोला जाता है सॉलिसिटर जनरल, सेड ही वॉज अनेबल टू गिव एग्जैक्ट टाइम पीरियड, कि वो एक एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं दे पाएंगे। ठीक है, वो नहीं दे पा रहे और ना ही दे पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। It is true that state had faced disturbances for decades, बोल रहे हैं ये बात सच है कि दशकों से यहाँ पे इस स्टेट में, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस, इंसर्जेंसीज की घटनाएं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़, बंद, ये सब चीज़ें बहुत लंबे समय से यहाँ पे देखी गई हैं। बट वेदर इट कैन स्टिल बी साइटेड एज द रीज़न फॉर डिले इन रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड, लेकिन क्या इसको अभी भी एक तर्क दिया जा सकता है कि भाई अभी इसको रिस्टोर, हम यहाँ पे स्टेटहुड नहीं बना सकते,
इन्हीं कारणों की वजह से इज़ अ रेलेवेंट क्वेश्चन टू रेस कि, और ये तर्क पूछा जाना, ये सवाल पूछा जाना कि क्या इन्हीं कारणों की वजह से इस स्टेट को स्टेटहुड का दर्जा नहीं देना चाहिए, ये एक रेलेवेंट क्वेश्चन है. Alongside the President's declaration of Article 370 as inoperative and the application of the whole of the Constitution to J&K, the state बोल रहे हैं कि जैसे ही हमारे देश के राष्ट्रपति ने आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव यानी कि निरस्त करने के डिक्लेरेशन के ऊपर हस्ताक्षर किए और इसका जो पूरे इसके कॉन्स्टिट्यूशन और हर चीज़ के ऊपर पालन किया गया, उसके बाद से द स्टेट वाज रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज. जो स्टेट है इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में तोड़ दिया गया. जम्मू एक यूनियन टेरिटरी बन गई जम्मू, दूसरी बन गई जम्मू एंड कश्मीर की एक टेरिटरी बन गई यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, जहाँ पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी. एंड लद्दाख विदाउट एन असेंबली, और एक लद्दाख की यूनियन टेरिटरी बन गई जहाँ पे कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं थी. द सेंटर favors holding of पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस एज वेल एज पोल्स टू द असेंबली. तो जो सरकार है, सेंटर की जो गवर्नमेंट है, वो चाहती है कि पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस कराए जाने चाहिए, पोल्स होने चाहिए असेंबली तक के लिए. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट सिलेक्शन कमीशन विल हैव टू टेक अ कॉल सून. और इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है, इन दोनों को ही जल्द से जल्द फैसला लेना होगा. As even the work of updating the electoral rules is said to be nearing completion. और बोल रहे हैं कि जो इलेक्टोरल रोल्स हैं कि किसका क्या काम रहेगा, कौन से पद की क्या गरिमा रहेगी, क्या उसका काम रहेगा, ये सारे जो रोल्स हैं इनको भी अपडेट किया जा रहा है और ये कंप्लीट होने वाले हैं. तो अब जल्द से जल्द इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर फैसला लेना चाहिए. Given the government's claim that the situation is quite normal and that terrorism, infiltration and incidents of stone throwing have all sustainably come down. बोल रहे हैं कि जो कि सरकार का तर्क जो दिया जा रहा है कि भाई स्थिति सामान्य है और टेररिज्म की घटना है, इन्फिल्ट्रेशन यानी कि सरहद पार करने की घटना है, और स्टोन थ्रोइंग, आपको पता है वहाँ पे स्टोन पेल्टिंग की तो बहुत ज़्यादा घटना है, आर्मी के ऊपर स्टोन पेल्ट किए जाते थे, कोई सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऊपर, तो ये घटना तो बहुत सामान्य थी जम्मू एंड कश्मीर में. तो बोल रहे ये सब घटनाएं अब बहुत हद तक कम हो चुकी हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अकाउंट फॉर एनी फर्दर डिले इन दी होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस. बोल रहे हैं लेकिन ठीक है, हम बोल रहे हैं कि सरकार ने तो बोला कि हाँ वहाँ पे स्थिति सामान्य है और इस वजह से वहाँ पे जल्द से जल्द इलेक्शन करवा देने चाहिए. However, the picture of normality portrayed by the government should not and is unlikely to influence the education of the constitutional issues arising from the manner in which the abrogation of special status was achieved. बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, मान लिया कि बोल रहे सरकार जो नॉर्मल की स्थिति पेश कर रही है कि हाँ ये है पिक्चर नॉर्मल की, ये हमारा नॉर्मल है, वहाँ पे स्थिति इस तरीके से सामान्य हो गई है. इससे हमें जो ये निर्णय लिया गया था कि इस स्टेट का स्पेशल स्टेटस हटा देना चाहिए, वो किस तरीके से लिया गया था और किस तरीके से स्टेटस को अबॉलिश किया गया था, इस निर्णय को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए. और ये जांच भी होनी चाहिए कि वो कितना सही था उस समय पे फैसला लेना, और जिस तरीके से लिया गया क्या वो संवैधानिक था. As the Chief Justice of India, Justice D.Y. Chandrachud observed during the proceedings, the development work the government says it has undertaken after August 2019 is not relevant to the constitutional challenge. बोल रहे हैं कि जैसा कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने पाया है, ऑब्जर्वेशंस में अपनी में पाया है, प्रोसीडिंग्स के दौरान जो भी उन्होंने ऑब्जर्व करा उसमें उन्होंने ये देखा कि जो भी सरकार कह रही है कि उन्होंने 2019 के बाद में, अगस्त 2019 जब से ये स्पेशल स्टेटस हटाया है उसके बाद में जो भी वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क करे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज के तहत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट नहीं है. ठीक है, जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया है ना कि भाई वो संवैधानिक तौर पे वहाँ पे चीज़ें नहीं की गई थी, उसके अनुरूप नहीं है वो चीज़ें. ठीक है, any positive change brought about by the administration in the ground situation should be a pointer to the need for early elections. बोल रहे हैं कि कोई भी अच्छा बदलाव अगर आया है, पॉजिटिव चेंज अगर आया है सरकार द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा,
उनकी जो ग्राउंड रियलिटी है उसके ऊपर, तो ये एक इशारा है कि हमें वहाँ पे जल्द से जल्द इलेक्शंस करवाने चाहिए और रिस्टोरेशन ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेटहुड, कि वहाँ पे जो भी फिर जीत कर आती है सरकार उसको बहाल करना चाहिए और स्टेटहुड का स्टेटस भी उनका बहाल करना चाहिए, एंड शुड नॉट बी यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द करेक्टनेस ऑफ द गवर्नमेंट्स एक्शंस इन 2019। और जो भी वहाँ पे अच्छे कार्य हो रहे हैं उनको ये जाहिर करने के लिए नहीं यूज करना चाहिए, देखो जी हमने 2019 में एक्शन लिया था वो सही था तभी इतना हम कर पाए, ये चीज़ उनको नहीं करनी चाहिए, ठीक है, बिकॉज वो जो उनने एक्शन लिया था वो संवैधानिक तौर पर करेक्ट नहीं था, उस टाइम पे जो उन्होंने किया था वो संवैधानिक रूप से करेक्ट नहीं था और उसको संवैधानिक रूप से ही चैलेंज किया जा रहा है, ठीक है। उसको किसी और वे में कि गलत किया सही किया, ऐसा नुकसान हो गया वैसे नुकसान, किसी और वे में उसको चैलेंज नहीं किया गया, उसको केवल संवैधानिक रूप से इनकरेक्ट होने के लिए चैलेंज किया गया है। To be fair, the hearing before a constitution bench, which has gone on for 14 days so far, has been quite rigorous in its focus on the constitutional and historical issues। बोल रहे हैं कि बिल्कुल फेयर तरीके से अपना फैसला सुनाने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने जो हियरिंग चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही है, जिसके अब लगभग 14 दिन हो चुके हैं लगातार, वो बहुत रिगरस है और फोकस है किस बात के ऊपर कि संवैधानिक तौर पे जो फैसला लिया गया 370 आर्टिकल को हटाने के लिए, क्या वो संवैधानिक तौर पे सही था या नहीं, उनको आसपास की कितनी डेवलपमेंट हुई, कितना कम हुई चीज़ें, टेररिज्म कम हुआ, ये कम हुआ, उसके एक्शन लेने के बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए, सर्कमस्टांसेस बने, उनके ऊपर उनको लेना देना नहीं है। वो पूरा फोकस अपना केवल संवैधानिक तौर पे वो फैसला करेक्ट था या नहीं था, हिस्टोरिकल इश्यूज क्या थे उससे रिलेटेड, उन चीज़ों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, उन चीज़ों के ऊपर उनका फोकस है इस फैसले को लेकर, ठीक है। That will ultimately determine the validity of the manner in which the state's status were altered and its territory reorganized। बोल रहे हैं और यही एकमात्र तरीका है जिसके तहत वो ये फैसला कर पाएंगे कि क्या 2019 को जो फैसला लिया गया वो सही था, वाजिब था, वैलिड था, और क्या इस स्टेट का स्टेटस जिस तरीके से ऑल्टर किया गया, इसकी टेरिटरीज को रीऑर्गेनाइज किया गया, क्या वो वैलिड था, ये पता लगाना है। अभी जो हमारी अभी बेंच चल रही है, जजेस की बेंच के सामने जो फैसला हो रहा है उसने, ठीक है, यानी कि उनका मुख्य उद्देश्य ये नहीं है कि वो फैसला वहाँ की डेवलपमेंट के लिए अच्छा था, टेररिज्म को रोकने के लिए अच्छा था, इस वक्त वो उसके ऊपर फैसला नहीं कर रहे, बिकॉज उसको कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया गया कि संवैधानिक तौर पे फैसला इनकरेक्ट था। तो वो उनका पूरा फोकस केवल संविधान के ऊपर ही है कि क्या वो संविधान के तहत फैसला सही था या गलत था, जिस तरीके से उस फैसले को अमल में लाया गया क्या वो सही था, गलत था, ठीक है, वो केवल इन चीज़ों के ऊपर अपना फोकस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई डज द सेंटर फाइंड इट चैलेंजिंग to provide a specific timeline for the restoration of the statehood for Jammu and Kashmir। क्यों नहीं दे पाते वो? उनका कहना है कि भाई डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं बहुत सारे, इस वजह से हम अभी भी पिछले एक दशक से उससे लंबे समय से डिस्टर्बेंसेस थे, इस वजह से शायद हम नहीं दे पाएंगे। द सेंटर बिलीव्स दैट JNK शुड रिमेन अ यूनियन टेरिटरी इंडेफिनेटली। ऐसा नहीं है, सेंटर अभी भी तर्क दे रहा है कि यूनियन टेरिटरी का स्टेटस जो है उसका वो टेम्पररी है, तो इनडेफिनेटली यानी अनंत काल के लिए नहीं हो सकता। द डिस्टर्बेंसेस faced by the state over the past decade makes it challenging to decide। ऑप्शन बी इज करेक्ट कि जो भी उसने पिछले एक दशक से भी ज़्यादा समय से वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस चली हैं, उस वजह से अभी ये बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है डिसाइड कर पाना। What has been done in relation to JNK's governance structure following the declaration of Article 370 as inoperative? बोल रहे हैं कि JNK गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर था किसके बाद में आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के बाद में उसके संदर्भ में क्या यहाँ पे बात सही है। JNK वॉज डिवाइडेड इंटू 3 यूनिट, 3 नहीं 2 में डिवाइड हुआ था, इनकरेक्ट है। JNK वॉज इंटीग्रेटेड विद नेबरिंग स्टेट ऑफ लद्दाख। लद्दाख अलग स्टेट नहीं था, उससे पहले तक वो एक स्टेट था, ठीक है, JNK का ही पार्ट था। JNK वॉज रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, वन विद लेजिस्लेटिव एंड अदर असेंबली एंड अदर विदाउट। ऑप्शन सी इज करेक्ट कि 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, एक में लेजिस्लेटिव असेंबली थी और लद्दाख में नहीं थी, ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
Based on the passage, what is the Chief Justice of India, Justice D.Y. Chandrachud's perspective on development work undertaken by the government after 2019? बोल रहे हैं कि सरकार द्वारा जो भी डेवलपमेंट वर्क किए गए उनको सरकार को इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करना चाहिए कि देखो भाई ये डेवलपमेंट वर्क हमने किए, इसका मतलब हमारा 2019 का फैसला जो था वो सही था. ठीक है, 2019 का जो फैसला है वो संवैधानिक तौर पे चैलेंज किया जा रहा है, ना कि डेवलपमेंट या बैकवर्डनेस के ऊपर किसी भी स्टेट की. क्योंकि अगर इसके ऊपर अगर देखा जाए तो बिहार इतना पीछे है, अभी बहुत पीछे रह गया, तो उसमें तो कभी भी स्पेशल स्टेट का स्टेटस था नहीं, तो उसको क्यों नहीं डेवलपमेंट कर लिया गया इतने सालों में, राइट. तो यहाँ पे बात हो रही है जो उनका 2019 का फैसला है वो संवैधानिक तौर पे सही था या नहीं था, इसके ऊपर चैलेंज किया जा रहा है, ना कि डेवलपमेंट हुई है, टेररिज्म कम हुआ है, इंसर्जेंसी कम हुई है, इन चीज़ों के ऊपर उसको चैलेंज नहीं किया जा रहा. इट इज़ अ सिग्निफिकेंट इंडिकेशन ऑफ गवर्नमेंट्स करेक्टनेस ऑफ एक्शंस टेकन इन 2019. इनकरेक्ट है. It is crucial for deciding the constitutional challenges. Incorrect है. It is irrelevant to the constitutional challenge. Option C is correct. कि वो इससे रेलेवेंट नहीं है, कि कॉन्स्टिट्यूशनली वो सही था या नहीं था, इस फैसले से रेलेवेंट नहीं है जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो. Which of the following statements can be inferred regarding the purpose of hearing before a constitution bench that has lasted for 14 days? बोल रहे हैं जो 14 दिन से लगातार कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने हियरिंग चल रही है उसका पर्पस कौन सी स्टेटमेंट से समझ में आ रहा है. टू प्रेज द गवर्नमेंट फॉर द पॉजिटिव चेंज इन द कराउंड सिचुएशन सिंस 2019. इनकरेक्ट है. गवर्नमेंट को प्रेज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने प्रोसीडिंग्स करने की ज़रूरत नहीं है. गवर्नमेंट को प्रेज करना है तो वो वैसे ही कर सकते हैं. यहाँ पे उस फैसले की वैलिडिटी, सत्यता, प्रामाणिकता जांची जा रही है. टू स्क्रूटनाइज द वैलिडिटी ऑफ द वे स्टेट स्टेटस वॉज ऑल्टर्ड एंड इट्स टेरिटरी वॉज रीऑर्गेनाइज्ड. ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि उसकी जांच की जा रही है वैलिडिटी की किस तरीके से, जिस तरीके से वो स्टेट का स्टेटस चेंज किया गया था, उसको टेरिटरी में और उसकी बाउंड्रीज को रीऑर्गेनाइज किया गया था, क्या वो सही है या गलत है, उसको जांच किया जा रहा है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. मेन थीम क्या है पैसेज की, कि भाई जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड का स्टेटस वापस रिस्टोर कब किया जाए, कैसे किया जाए, उसी के ऊपर चर्चा की गई है. हटाया क्यों गया था, कब हटाया गया था, कैसे हटाया गया था, सही था गलत था, इन चीज़ों के ऊपर चर्चा की गई. द इलेक्शन प्रोसेस इन जम्मू एंड कश्मीर. इनकरेक्ट. रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड फॉर जम्मू एंड कश्मीर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है. एडिक्वेट मतलब भरपूर मात्रा में, करेक्ट है स्पेलिंग. प्रिकॉशन मतलब बचाव करना, किसी चीज़ से परहेज करना, प्रिकॉशन की स्पेलिंग भी करेक्ट है. कॉवर्डाइज, कॉवर्डाइज मतलब कि यहाँ पे जैसे कायरता को बोला जाता है कावर्ड, तो कॉवर्डाइज का मतलब होता है कायरता. ऑप्शन सी में स्पेलिंग इनकरेक्ट है, CE होता है, COWARDICE. ऑप्शन सी इज करेक्ट. एंटोनिम बताना है क्लियर. क्लियर मतलब साफ, स्पष्ट. अब अगर ग्लास की बात करने जा रहे हैं तो साफ दिखने वाला यानी कि ट्रांसपेरेंट है ना, और क्लीन है, साफ है, बिल्कुल टाइडी है. सो देखो क्लीन, क्लीन इसका सिनोनिम हो गया ओपेक. ओपेक मतलब कि जो स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है ना. तो मेस मतलब अनटाइडी, उथल पुथल चीज़ों की हुई है, अच्छे से अरेंज नहीं किया गया, और अनटाइडी मतलब कि एकदम मेसअप हो चुकी हैं चीज़ें. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी ओपेक इज करेक्ट. मायरा इंस्टॉल्ड द न्यू सॉफ्टवेयर ऑन हर कंप्यूटर. तो मायरा क्या है, सब्जेक्ट. इंस्टॉल्ड क्या है, हमारा वर्ब. और न्यू सॉफ्टवेयर क्या है, द न्यू सॉफ्टवेयर क्या है, ये हमारा है ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द न्यू सॉफ्टवेयर. इंस्टॉल्ड पास्ट की बात है, इंस्टॉल कर चुकी है. वॉज इंस्टॉल्ड किसके द्वारा, बाय सब्जेक्ट, बाय मायरा ऑन हर कंप्यूटर. द न्यू सॉफ्टवेयर हैड इंस्टॉल्ड, हैड नहीं आएगा, इनकरेक्ट है. द न्यू सॉफ्टवेयर इज, प्रेजेंट की बात नहीं है, पास्ट की बात है, इज इंस्टॉल्ड नहीं आएगा. द न्यू सॉफ्टवेयर वर, सॉफ्टवेयर एक है, प्लूरल फॉर्म नहीं आएगा, वर नहीं हो सकता. द न्यू सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल्ड बाय मायरा ऑन हर कंप्यूटर. ऑप्शन डी इज करेक्ट. By quite efforts to seek a meeting point between differing, बोल रहे हैं बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद में, ताकि एक डिफरिंग चीज़ों के बीच में, शायद ओपिनियंस के बीच में, लोगों के बीच में एक मीटिंग पॉइंट, एक केंद्र बिंदु पहुंच पाए जहां पे वो दोनों मिल जाएं. व्यू पॉइंट्स
ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन, डिफरिंग व्यू पॉइंट्स ऑफ इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति या किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिफरेंट व्यू पॉइंट या होते हैं उनको एक केंद्र बिंदु मिल जाए। मेडिटेशन इज रेयरली अ स्पॉन्टेनियस एक्ट, मेडिटेशन ऐसा नहीं है कि आप एकदम से उठ खड़े हुए और करने लग पड़े, ऐसा नहीं है, ठीक है। मोर ऑफन देन नॉट इट इज प्रिसीडेड, ज़्यादातर, अगर हमेशा नहीं पर ज़्यादातर समय क्या होता है, ये किन्हीं कारणों की वजह से स्टार्ट होती है। कैसे? बाय प्रिसीडेड बाय क्वाइट एफर्ट्स टू सीक अ मीटिंग पॉइंट, क्योंकि लोग प्रयास करते हैं कि अपने जो विचारों में इतना मतभेद आ रहा है, कॉन्ट्रडिक्टरी विचार आ रहे हैं एक के बाद एक, उनको एक जगह पे लाके स्थिर किया जा सके, ठीक है। जो मंकी माइंड है हमारा इधर उधर चल रहा है उसको स्थिर किया जा सके, इसलिए लोग मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम समझ गए कि मेडिटेशन की चर्चा हो रही है कि मेडिटेशन कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं होता, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर एक्ट नहीं है, मोर ऑफन, अगर हमेशा नहीं तो ज़्यादातर समय क्या होता है, ये प्रिसीड किया जाता है बाय क्वाइट एफर्ट्स टू सीक मीटिंग पॉइंट बिटवीन डिफरिंग व्यू पॉइंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। तो मेडिटेशन इज रियरली अ स्पॉन्टेनियस एक्ट बाय क्वाइट एफर्ट्स, एक्ट है, स्पॉन्टेनियस एक्ट है, बाय क्वाइट एफर्ट्स क्या मिसिंग है कुछ चीज़, मोर ऑफन देन नॉट इट इज प्रिसीडेड बाय क्वाइट एफर्ट्स, ठीक है। More often than not, it is preceded by quiet efforts to seek a meeting point between differing viewpoints of individuals or organization. Option B is correct. As things stand, I don't think we'll be able to meet the deadline. EDM का मीनिंग बताना है। As things stands का मतलब है कि अभी की जो स्थिति चल रही है, इस वक्त जो करंट सिनेरियो चल रहा है, इसके अनुसार तो मुझे नहीं लगता कि हम डेडलाइन मीट कर पाएंगे। अगर यही स्थिति बनी रही तो हम डेडलाइन नहीं मीट कर पाएंगे, ठीक है। तो यानी कि करंट सिचुएशन के ऊपर फोकस किया जा रहा है, टू गेट एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड इन करेक्ट इन द करंट सिचुएशन, यानी कि जैसे कि अभी की स्थिति चली हुई है, अभी की स्थिति को देखते हुए हम डेडलाइन नहीं मीट कर पाएंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। द वर्ल्ड ऑफ वर्क इज चेंजिंग फास्टर दैन द वर्कफोर्स, बोल रहा है जो हमारे काम करने की दुनिया है वो काम करने वाले लोगों से ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रही है। एआई आ चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट, चैट जीपीटी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा दुनिया हमारी चेंज कर चुकी हैं। बोला जा रहा है कि भाई नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी चैट जीपीटी के आने के बाद में, एआई के आने के बाद में, मशीन लर्निंग, ये सारी टेक्नोलॉजी है। जबकि कई सारे आप लोग जो बैठे हुए हैं इंजीनियर्स हैं, आप लोगों को इन टेक्नोलॉजीज़ का पता भी नहीं होगा, राइट। नाम सिर्फ सुना है बट कैसे क्या काम करते हैं, कहाँ इसका यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, कुछ नहीं पता है। तो डेफिनेट सी बात है, अगर आप इंजीनियरिंग की फील्ड में जॉब करते या फिर और भी किसी फील्ड में जॉब करते, तो हमें अगर इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है तो हमारी जॉब तो गई, मतलब समझो, राइट। To survive technological developments and automation, workers must upgrade their skills. तो बोल रहे हैं कि अगर हमें इस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो हो रही है, टेक्नोलॉजी रोज़ दिन प्रतिदिन बदल रही है, ठीक है, तो इस दुनिया को अगर हमें सर्वाइव करना है, इस दुनिया में हमें अपना वजूद बनाए रखना है, तो हमें भी अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। इंडिया surpasses China as world's most populous country in demographic composition, बोल रहे हैं लोगों की पॉपुलेशन की संख्या में इंडिया चाइना को पीछे छोड़ चुका है, विद द स्टैगरिंग 65% वर्किंग एज पॉपुलेशन हैविंग एन एवरेज ऑफ 28 ईयर्स ओल्ड। और उसके बाद में इसका जो कॉम्पोजिशन है वो ये बनता है कि 65% जो है हमारी करंट पॉपुलेशन वो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, ठीक है। और उसमें भी ज़्यादातर लोग जो हैं 28 साल के, मतलब एवरेज जो एज है वो 28 साल है, ठीक है, लोगों की। This population has the potential to propel the nation towards remarkable socio-economic process. तो बोल रहे हैं कि इस पॉपुलेशन के पास में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, इतनी ज़्यादा क्षमता है कि ये हमारे देश को तेज़ी से सोशली भी, यानी कि सामाजिक तौर से भी विकसित करें, आर्थिक तौर से भी विकसित करें, प्रोग्रेस करें, ठीक है। एंड हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्मेटिव ग्लोबल इम्पैक्ट, और दुनिया के ऊपर एक ऐसा प्रभाव छोड़ जाए जो दुनिया बदल के रख दे। टू डैश द बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक एडवांटेज, तो अब इस डेमोग्राफिक एडवांटेज के बेनिफिट्स उठाने के लिए, रीप करने के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है ये, टू इक्विप आवर वर्किंग पॉपुलेशन विद एम्प्लॉयबल स्किल्स।
बहुत ज़रूरी है कि हमारी ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है इसको हम ऐसी स्किल्स दें जिसके तहत उनको नौकरियां मिल पाए, एंड नॉलेज दैट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ग्लोबलाइज्ड लेबर मार्केट, और ऐसा ज्ञान उनको दिया जाए जो दुनिया की लेबर मार्केट है ना उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाए। यानी कि ऐसी नॉलेज, ऐसे एजुकेशन, ऐसा स्किल सेट उनके पास होना चाहिए कि कोई भी दुनिया में किसी भी कोने में वो जाके जॉब के लिए खड़े हो जाएं तो उनको कोई भी ना कर सके। Skill development in educational institutions dash the critical enabler for improving employment outcomes। अब यहाँ पे verb आएगा, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट सिंगुलर फॉर्म है तो इज आएगा, इज आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, और प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, अभी की सिनेरियो की बात कर रहे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज द क्रिटिकल एनेबलर फॉर इम्प्रूविंग एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स एंड हायर प्रोडक्टिविटी। बोल रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जो स्किल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, और वही इनको इनेबल करता है, मजबूत कर पाएगा अगर हमें अपने एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स को इम्प्रूव करना है तो, एंड हायर प्रोडक्टिविटी, और ज़्यादा प्रोडक्टिव हमारी वर्कफोर्स हो पाए, इसके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। लीडिंग टू फास्टर एंड मोर सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसके तहत हमारे देश की और ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाली है। देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन द स्किल्स टॉट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो वो स्किल्स जो वहाँ पे सिखाई जाती हैं उनके बारे में बात की जा रही है कि बहुत बड़ा गैप है। जो स्किल्स हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इंडिया में सिखाई जाती हैं और जो स्किल्स जॉब करने के लिए चाहिए होती हैं, इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जाहिर सी बात है, हम सब ने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, बचपन में ओम्स लॉ पढ़ा है, कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता 10th क्लास में, लेकिन पढ़ा सबने है ओम्स लॉ, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी सबने है, लेकिन उसका अब कोई क्लर्क है उसकी लाइफ में उसका कहाँ यूज़ आएगा, कैसे यूज़ आएगा, नहीं पता, ठीक है। कोई इंजीनियर है उसको समझ में आ रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी है, लेकिन बाकी जो दूसरी फील्ड में चले गए लोग उनको कहाँ यूज़ करनी है नहीं पता। जो दूसरी फील्ड में बाकी जो कई सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उनके भी यूटिलाइजेशन किस तरीके से किया जाता है, कैसे किया जाता है, कई बच्चों को नहीं पता, ठीक है। तो यही चीज़ें इम्प्रूव करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहला है टू रीप दी बेनिफिट, बेनिफिट्स उठाने की बात की जा रही है ना, तो देखो ऑप्शन ए रीप है, ठीक है। और इम्पीड का मतलब होता है हिंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, रोकना। एक्सेसरबेट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, इंटेंसिफाई कर देना। और इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी के ऊपर विश्वास करना या डेलीगेट करना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए रेप इज करेक्ट, जिसका मतलब है गेन करना, गैदर करना, हार्वेस्ट करना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कंटिन्यूस, कंटिन्यूस मतलब लगातार होने वाला, ठीक है। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव मतलब इम्पॉर्टेंट। क्रूशल, इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट मतलब इनकरेक्ट, गलत, असटीक। एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव का मतलब चिंतित। सो यहाँ पे ऑप्शन ए बी इम्पेरेटिव इज करेक्ट, इम्पॉर्टेंट, क्रिटिकल। स्किल डेवलपमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इज, देखो यहाँ पे इज आ रहा है, हाँ, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट सिंगुलर फॉर्म में है, चर्चा जो चल रही है वो सारी करंट सिचुएशन को चल रही है, तो सिंगुलर प्रेजेंट टेंस आएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंट टेंस वाला वर्ब आएगा। तो अब इज आर जो है प्लूरल से प्रेजेंट टेंस वाला वर्ब है। वॉज और वर पास्ट के बात है, ठीक है। वॉज सिंगुलर है, वर प्लूरल है, लेकिन दोनों पास्ट टेंस को डिनोट करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। देयर इज अ सिग्निफिकेंट गैप बिटवीन द स्किल्स अकॉम्प्लिशमेंट, अकॉम्प्लिशमेंट मतलब अचीव करना किसी चीज़ को, तो यहाँ पे अचीव करने की तो बात नहीं की जा रही। एस्ट्रेंज्ड, एस्ट्रेंज्ड मतलब अलग हो जाना। इम्पार्टेड, इम्पार्टेड मतलब दी जाती है। तो जो शिक्षा हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में दी जाती है और जो जॉब रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है, इन दोनों के बीच में गैप है। यर्निंग, यर्निंग का मतलब है इच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इम्पार्टेड इज करेक्ट। My energy waned to see my college team performing poorly in the match। अब वेंड का मतलब होता है गिर जाना। मेरी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो गई जब मैंने अपनी कॉलेज टीम को उस मैच में इतना ख़राब प्रदर्शन करते देखा। तो अब हमें इसका एंटोनिम बताना है वेंड का। तो वेंड मतलब अगर ख़त्म हो जाना, कम हो जाना है, तो हमें एंटोनिम चाहिए जिसका मतलब है बढ़ना। डिक्लाइन मतलब कम हो जाना। डिम्ड मतलब कम हो जाना। एबेटेड, एबेटेड मतलब कि छोड़ देना, बिल्कुल कम कर देना। ग्रू मतलब बढ़ना। सो ऑप्शन डी ग्रू इज करेक्ट।
अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स दीज नेम्स, दीज मतलब जो नाम दिए गए हैं, है ना, तो यानी कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, पी है कहीं पे फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन में, सी और डी में फर्स्ट स्टेटमेंट पी है, तो इन दोनों को हटा दो। These names include 2 residential areas, 5 mountain peaks, 2 rivers and 2 other areas। बोल रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के तहत इन नामों में 2 रेजिडेंशियल एरियाज के नाम शामिल हैं, 2 माउंटेन पीक्स के नाम 5 माउंटेन पीक्स के नाम शामिल है, 2 नदियों के और 2 कुछ अलग एरियाज हैं, अन्य एरियाज हैं, उनके नाम शामिल हैं। For the third time in recent years, China's Ministry of Civil Affairs on April 2 made a provocative move by releasing new names for 11 places in Arunachal Pradesh। बोल रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में ये तीसरी बार हो गया है कि चाइना की सिविल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 2 अप्रैल को क्या किया है, हमें उकसाने के मकसद से कुछ नए नाम, हमारा देश का एक हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, है ना, उसके कुछ जगहों के 11 जगहों के नाम उनने नए नामों से दे दिए। अंडर द फिग लीव ऑफ स्टैंडर्डाइजिंग जियोग्राफिकल नेम्स। अब फिग लीव का मतलब क्या होता है, एक तरीके से आपको किसी को उत्तेजित करने की या किसी की परेशानियां बढ़ाने की मंशा जो होती है ना, उसको बोला जाता है फिग लीव। तो ये जो मंशा है, हमारी परेशानियां बढ़ाने की मंशा है, और क्या मंशा है कि वो जियोग्राफिकल नेम्स को स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं इन जांगनान यानी कि एक अफोनी टर्म इन्वेंटेड बाय बीजिंग टू क्लेम दैट अरुणाचल प्रदेश इज साउथ तिब्बत। बोल रहे हैं जांगनान उनने नाम दिया है गलत तरीके से, फाउल नेम दिया है किस चीज़ को, कि उनका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो साउथ तिब्बत है, ठीक है, ये उनका कहना है, और वो उसको जांगनान नाम से बुलाते हैं। तो यहाँ के कुछ एरियाज को उन्होंने स्टैंडर्डाइज जियोग्राफिकल नेम्स दिए हैं। इट हैड ऑल्सो स्टैंडर्डाइज, अब इट से आ रहा है, साथ में ऑल्सो है, मतलब पहले की घटना को ही आगे कंटिन्यू किया जा रहा है, यानी कि क्यू को ही आगे कंटिन्यू किया जा रहा है। स्टैंडर्डाइज द नेम्स ऑफ 15 प्लेसेस इन 2021, यानी कि 2021 में भी उन्होंने 15 जगहों के नाम स्टैंडर्डाइज किए थे, विच हैड सिमिलरली इंक्लूडेड पॉपुलेशन सेंटर्स। पॉपुलेशन सेंटर्स वो जगहें होती हैं जहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो कम से कम 1000 लोगों की हो और पॉपुलेशन डेंसिटी 400 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर, ये उनके पॉपुलेशन डेंसिटी हो, ठीक है, उन जगहों को बोला जाता है पॉपुलेशन सेंटर्स। और अगर कोई जगह इससे कम पॉपुलेशन वाले है, ठीक है, पॉपुलेशन सेंटर के अंडर में नहीं आती है, तो उनको रूरल एरिया क्लासिफाई किया जाता है। तो बोल रहे हैं कि उनने ऐसे पॉपुलेशन सेंटर्स के नाम थे, उसमें इंक्लूडेड माउंटेन्स के, रिवर्स के एंड अ माउंटेन पास, इनके नाम थे, जब 2021 में उन्होंने 15 जगहों के नाम चेंज करे थे। तो फिर इन 2017 चाइना हैड रीनेम्ड 6 प्लेसेस दैट लाई इन अरुणाचल प्रदेश, और फिर इसी को आगे बता रहे हैं कि 2017 में भी उनने ऐसा किया था। 2017 में उनने स्टैंडर्डाइज किए थे कुछ नाम, जो कि कहाँ पे थे, जो कि अरुणाचल प्रदेश के 6 जगहों के नाम थे, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट तो हमारा फर्स्ट आ गया क्यू, जहाँ पे बताया गया कि अभी घटना क्या हुई है कि अभी कुछ टाइम में ये तीसरी बार है जब चाइना ने हमारे देश के एक अनभिज्ञ अंग अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों के नाम चेंज कर दिए हैं, जिसको वो लोग जांगनान एरिया बुलाते हैं, जो कि मतलब है साउथ तिब्बत, ठीक है, उनके अनुसार। फिर इसके बाद में आ गया कि अब ये जो 16 जगह है, 11 जगह हैं इसमें मेंशन की गई हैं, वो 11 जगहें उन्होंने कैसे डिफाइन करी हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो इन 11 जगहों में 2 रेजिडेंशियल एरिया शामिल हैं, 5 माउंटेन पीक शामिल हैं, 2 रिवर शामिल हैं और 2 अन्य एरियाज हैं, ठीक है। ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो जाता है जहाँ पे बोला जाता है कि 2017 में भी उनने ऐसा चीज़ किया था जब 6 जगहों के नाम उन्होंने रीनेम करे थे, ये हो गया थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट हो जाता है आर, जहाँ पे बोला जा रहा है फिर उसके बाद 2017 के बाद 2021 में भी उनने ये चीज़ करी थी। तो यहाँ की पहले तो उन्होंने अभी की प्रेजेंट की घटना बताई, फिर उनने 3 टाइम बोला ना कि तीसरी बार हुआ है। तो पहली बार कब हुआ था 2017 में, और दूसरी बार कब हुआ 2021 में, ये उनने क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। सो ऑप्शन क्यू हमारा अरेंजमेंट बन रहा है QPSR, QPSR ऑप्शन बी इज करेक्ट। In both cohorts, most students were from scheduled castes, scheduled tribes, other backward castes
एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस बोल रहे हैं। दोनों ही ग्रुप्स में, दोनों ही ग्रुप्स की बात की जा रही है। उसमें जो स्टूडेंट्स थे वो कब से थे, वो या तो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते थे, ओबीसी से बिलोंग करते थे, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते थे। Marginalization and deprivations are factors, but one also finds a wide spectrum of students। बोल रहे हैं ठीक है, ये बात सच है कि marginalized जो ग्रुप्स हैं या वो ग्रुप्स हैं जिनको सही तरीके से सहूलियतें नहीं मिली हैं, डिप्राइव्ड हैं वो कुछ चीज़ों के, वो भी एक फैक्टर है। लेकिन स्टूडेंट्स के स्पेक्ट्रम में रेंज बहुत वाइड है, ये बहुत बड़ा स्टूडेंट्स का स्पेक्ट्रम है, तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल इसी दबके के बच्चे थे वहाँ पे शामिल। ठीक है। इन 2014 to 2021 सेप्टेनियल मतलब 7 वर्षों का जो अंतराल है, तो 2014 से 2021 तक का जो समय है, देयर वर 122 केसेस इन वेरियस हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो वहाँ पे 122 केसेस थे अलग अलग हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। अब किस चीज़ के केसेस थे नहीं पता चल रहा, नहीं क्लैरिटी मिल रही ना। यहाँ पे भी बोथ केसेस की बात करिए तो वो मतलब कि पहले किसी की चर्चा हुई होगी, यानी कि ना हमारा पी स्टेटमेंट फर्स्ट है ना हमारा क्यू स्टेटमेंट फर्स्ट है। ठीक है। During 2018 to 2023, there were as many as 61 students fading away in the Indian Institutes of Technology। बोल रहे हैं 2018 से 2023 तक में वहाँ पे लगभग 61 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कर लिया था, उनकी मृत्यु हो गई थी इन इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटीज़ में कितने थे? 33 थे। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी NITs में 24 थे, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पे 4 थे। टू रीड न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स अबाउट यंग स्टूडेंट्स एंडिंग देयर लाइफ इज डिस्टर्बिंग। तो बोल रहे हैं कि ये बड़ा ही दुखद लगता है जब ये देखना पड़ता है कि कैसे नौजवान बच्चे जो हैं वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया, यानी कि हम यहाँ पे बच्चों की सुसाइड के बारे में बात करने वाले हैं, इस चीज़ का पता चल गया, फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने डेटा देना शुरू करा पहले से पीछे की तरफ। तो बोल रहे हैं कि 2018 से 23 के बीच में 61 स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी, जिसमें 33 IITs में थे, 24 NITs में थे और 4 जो हैं IIM में थे। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट डेटा हमारा। सेकंड डेटा आ जाता है, इसी को आगे कंप्लीट करते हुए कि 2014 से 21 वाला जो सेप्टेनियल था उसमें भी 122 केसेस थे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में। ठीक है, ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट। और फोर्थ स्टेटमेंट, अब ये दोनों ही टाइम पीरियड जो 2018 से 2023 और 2014 से 2021, यानी कि ये दोनों ही जो ग्रुप्स हैं, ये जो टाइम पीरियड है, ये बताते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे थे वो उस समय पे ज़्यादातर SC ST OBC EWS कैटेगरी से आते थे, जिसका साफ तौर पे मतलब है कि हाँ मार्जिनलाइज्ड और डिप्रिवेशन जो है एक मुख्य फैक्टर है इन सुसाइड्स के पीछे। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि यही केवल एक कारण है, क्योंकि स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, बच्चों की संख्या ज़्यादा थी पर दूसरे बच्चे भी थे सुसाइड करने वाले, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही बच्चे थे। सो ऑप्शन 4 इस P हो गया। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है SRQP, ऑप्शन C इज करेक्ट। Despite this, the tree continued to thrive as a symbol of fortitude and hope। बोल रहे हैं इस सब के बावजूद ये जो पेड़ था ये दृढ़ता और आशा के प्रतीक के रूप में फलता फूलता रहा। A huge tamarind tree more than a century old stood at the edge of the courtyard of my wife's ancestral home। बोल रहे हैं कि एक बड़ा सा इमली का पेड़ जो कि बहुत सदियों पुराना है, लगभग 100 साल पुराना है, वो मेरी वाइफ के जो पुश्तैनी घर है उसके कोर्टयार्ड में एक एज पे, कोने पे खड़ा है। ठीक है, वहाँ पे वो ट्री है। A few years ago it was struck by lightning। कुछ साल पहले इसके ऊपर बिजली गिरी थी। All through the years the tree bore fruits। बोलते इतने सालों तक हमेशा इस पेड़ पे फ्रूट्स लगते रहे। ठीक है, यानी कि इमली लगती रही। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आ गया जहाँ पे टमरिन ट्री का जो है इंट्रोडक्शन किया गया कि मेरी वाइफ के इंसेस्ट्रल होम के कोर्टयार्ड में एक इमली का पेड़ है जो कि बहुत बड़ा और लगभग 100 साल पुराना है, या शायद उससे भी पुराना है। ठीक है, फिर उसी पेड़ के बारे में बोला गया कि इतने सालों से उसके ऊपर हमेशा फल लगते रहे, यानी कि वो बूढ़ा नहीं हुआ, उसके ऊपर हमेशा फल लगते रहे। फिर बोला कि कुछ साल पहले इसके ऊपर बिजली गिरी, जिसके लिए बोला गया कि इसके बावजूद भी वो अभी भी एक
दृढ़ता और आशा के सिंबल के तौर पे खड़ा है। ठीक है, तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है QSRP। QSRP ऑप्शन सी इज करेक्ट। अरेंज द फॉलो, ठीक है। अ बुक क्लब इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ फेल्ड ऑथर बोल रहे हैं। एक बुक क्लब जो है, ठीक है, वो किसी भी एक ऑथर है जो अब इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उसकी आखिरी उम्मीद है, आखिरी एक रिफ्यूज है, उम्मीद है। व्हेन commissioning editors of publishing houses large and small demonstrate, बोल रहे हैं जब जो एडिटर्स हैं पब्लिशिंग हाउस के, चाहे बड़ा या छोटा हो, वो जब ये दिखाते हैं, फिर कुछ चीज़ वो दर्शाते हैं, आगे स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है। यू टर्न टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, आप ऐसे लोगों की तरफ चले जाते हैं, प्रेफरेबली अ क्लब, जो कि ज़्यादातर क्या होता है, कोई क्लब होता है विच ऑफर्स फर्स्ट एड टू द वुंडेड ईगोज, जो कि हमारे दुखे हुए ईगो के ऊपर, जो घायल ईगो के ऊपर मरहम पट्टी करते हैं। प्रोवाइडिंग समटाइम्स सिंपैथी एंड समटाइम्स टी, कई समय वो हमारे को सहानुभूति देते हैं और कई समय हमारे को चाय भी ऑफर करते हैं। तो यानी कि बुक क्लब की बात की जा रही है। इम्प्रेसिव सॉलिडारिटी इन द व्यू दैट योर अनसंग मास्टरपीस इज अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बोल रहे हैं कि जब वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि भाई आपका जो ये मास्टरपीस है ये सही नहीं है, इसको हम पब्लिश नहीं कर सकते, इतना इम्प्रेसिव नहीं है। यू लुक अराउंड डेस्परेटली फॉर सोलिस, तो आप उस समय किसी का सांत्वना चाहते हैं, किसी का कंधा चाहते हैं अपने दुख को कम करने के लिए, है ना, तो आप इधर उधर देखने लगते हैं और उस समय आपको कौन नजर आते हैं, बुक क्लब नजर आते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पैसेज स्टार्ट हो रहा है वो बुक क्लब के इंट्रोडक्शन से हो रहा है कि बुक क्लब क्या है। बुक क्लब वो जगहें हैं जहाँ पे डूबते हुए ऑथर्स को एक सहारा मिल जाता है। ठीक है, फिर वो बताते हैं कि क्यों चाहिए उनको सहारा, कि जब बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस या चाहे छोटे पब्लिशिंग हाउस भी एक किसी नए राइटर को या किसी ऑथर को ये बताते हैं कि भाई आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, आप नहीं लिख सकते, आपके जो लिखा हुआ है वो इतना इम्प्रेसिव नहीं है, हम इसको पब्लिश नहीं करेंगे, तब आप सहानुभूति के चक्कर में किसी का सहारा ढूंढने के लिए इधर उधर ढूंढते हैं और उस समय आप ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोगों के समूह के तरफ आते हैं, जिसको ज़्यादातर समय क्या होता है, वो एक क्लब होता है जो कि आपके ईगो को, क्षति पहुंच चुके ईगो को बरहम पट्टी करता है, सहानुभूति देता है, सहारा देता है, कभी कभी सहानुभूति और कभी कभी आपको चाय भी मिल जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो PQSR ये हमारा अरेंजमेंट बन रहा है। PQSR ऑप्शन डी इज करेक्ट। In appointing the Chief Election Commissioner, CEC and Election Commissioners, ECs, by forming a committee to suggest suitable names to man these constitutional posts, बोल रहे हैं किसके अपॉइंटमेंट में, अब कोई घटना हुई है जिसको आगे कंप्लीट कर रहे हैं, किसके अपॉइंटमेंट में, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में या इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट में, और इसके लिए क्या किया गया, कमेटी बनाएगी जो कि सूटेबल कैंडिडेट्स के नाम बताएगी जो कि इन पदों पे स्थापित किए जाएंगे। In a hearing of the Sena versus Sena case, the court expressed its serious concern over the active role being played by governors in state politics. बोल रहे हैं एक सेना वर्सेस सेना केस हुआ जिसमें कोर्ट ने बहुत ही सीरियसली चिंता जाहिर करी कि भाई यहाँ पे गवर्नर्स एक स्टेट की पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा ओवर एक्टिवली पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं। गवर्नर का काम है निष्पक्ष होके वहाँ पे फैसला सुनाना, तो अगर स्टेट की पॉलिटिक्स में गवर्नर इन्वॉल्व हो जाएंगे दैट मीन्स वो निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे। Observing that governors becoming part of political process is disconcerting, बोल रहे हैं, और उन्होंने ये चीज़ भी कही कि भाई गवर्नर्स अगर किसी पॉलिटिकल प्रोसेस का पार्ट बनते हैं तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। वही बात होगी ना कि भाई वो निष्पक्ष हो ही नहीं सकते, फिर अगर वो इतना पॉलिटिकली उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो किसी भी तरह से निष्पक्ष नहीं हो सकते। Two recent comments of Supreme Court of India will have direct bearing on the concept of independence of various constitutional authorities in India. अब देखो यहाँ पे बोला गया, देखो यहाँ पे जिक्र किया गया द कोर्ट, कौन सा कोर्ट, जिसकी पहले चर्चा की गई। ठीक है, पी स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है, क्यू स्टेटमेंट किसी पहले वाली स्टेटमेंट को ही आगे फर्दर प्रोसीड कर रहा है, तो ये दोनों फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकते। तो पी और क्यू, देखो यहाँ पे क्यू फर्स्ट स्टेटमेंट है, हटा दो इसको,
और यहाँ पे पी स्टेटमेंट है, हटा दो, यहाँ पे क्यू हटा दो, यानी कि आर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो कि लग भी रहा है, पता भी चल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2 कमेंट्स दिए हैं जिनके तहत जो कंसेप्ट है इंडिपेंडेंस का, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के इंडिपेंडेंस का, वो क्लियर हो रहा है, ठीक है, साफ हो रहा है। एंड अर्लियर टेकिंग एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, और से स्टेटमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो यानी कि ये हमारा आर स्टेटमेंट को तो प्रोसीड नहीं कर रहा। एंड अर्लियर टेकिंग इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इससे पहले उन्होंने क्या किया था, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था जिसमें उनने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने की बात कही थी। द कोर्ट डाइवेस्टेड द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स सोल डिस्क्रिशन, तो कोर्ट ने क्या किया था, जो उनका एकाधिकार है किस चीज़ का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करने का, उसको उनने क्या किया था, बरकरार रखा था बाय फॉर्मिंग अ कमेटी जो कि क्या करे, नाम सजेस्ट करे इन पदों पे काबिज होने के लिए, ठीक है। तो यानी कि हमें पता चल गया कि आर स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे 2 फैसलों की बात की गई ना, 2 रिसेंट कमेंट्स की। तो पहला कमेंट आ गया कि एक सेना वर्सेस सेना केस में कोर्ट ने सीरियस कंसर्न दिखाया गवर्नर्स के एक्टिव पार्टिसिपेशन में स्टेट की पॉलिटिक्स में। दूसरा आ गया, उससे पहले उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस को बरकरार रखने में। तो आर के बाद आएगा क्यू स्टेटमेंट, क्यू के बाद आएगा एस स्टेटमेंट, ठीक है, और एस को कंप्लीट कर रहा है पी स्टेटमेंट। ओके, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट बन रहा है आर क्यू एस पी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की ऑडियो और पीडीएफ, इस सेशन की पीडीएफ एक्सप्लेनेशन और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।